दोस्तों आज से पहले भारतीय नर्स निमिषा प्रिया पर अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो देखी होगी तो आपको इस बात की जानकारी तो जरूर होगी कि भारत से लगभग 3700 किलोमीटर दूर एक देश पड़ता है जिसका नाम यमन है। और यमन में जो है वो सरिया कानून है और उसी सरिया कानून की वजह से निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी गई है। ये सरिया कानून इतना कड़ा है दोस्तों कि भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत का विदेश मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, बहुत बड़े बड़े ग्रैंड मुफ्ती, यहां तक कि बहुत बड़े बड़े देश निमिषा प्रिया केस के मामले में पैरवी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक निमिषा प्रिया को बचाया नहीं जा सका है, उनकी फांसी की सजा रद्द नहीं की जा सकी है। सही सुन रहे हैं आप। आज मैं आपको इस वीडियो में निमिषा प्रिया केस से जुड़ी हुई छोटी से छोटी खबर को बताऊंगा कि किस तरह से शरिया कानून के तहत निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी गई। यह वीडियो आपके लिए जान लेना दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त या आप खुद गल्फ कंट्री में रहते होंगे, मुस्लिम कंट्री में जाकर नौकरी करते होंगे और वहां पर सरिया कानून है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो शायद सतर्क हो जाएंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज सुबह सुबह एक बहुत पॉजिटिव खबर आती है। खबर यह आती है कि ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार के जो ऑफिस से एक खबर आती है कि निमिषा प्रिया की जो मौत की सजा है वो रद्द कर दी जा चुकी है और उसमें ग्रैंड मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ये खबर उनके ऑफिस से आती है और बहुत बड़े देश के बड़े बड़े चैनल इस खबर को ब्रेक करते हैं। लिखते हैं यमन से अच्छी खबर आई, केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द और ग्रैंड मुफ्ती के ऑफिस ने पुष्टि। इसी तरह जागरण भी इस खबर को लिखता है और देश के तमाम बड़े वेबसाइट, टीवी चैनल ऑन एयर हो जाते हैं और खुशखबरी देने लगते हैं। और ये खुशखबरी हम जैसे लोगों को बहुत अच्छी लगती है जो चाह रहे हैं कि निमिषा प्रिया बच जाए, निमिषा प्रिया यमन में सुरक्षित हो जाए। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि ग्रैंड मुफ्ती साहब की एंट्री हुई और निमिषा प्रिया को बचा लिया गया। लेकिन दोस्तों ये खबर झूठी निकलती है। भारत का विदेश मंत्रालय और निमिषा प्रिया से जुड़े लोग ही इस खबर को दरकिनार कर देते हैं और कहते हैं ये खबर फेक है। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको समझाता हूं। अभी क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, इसको पहले समझाता हूं और इसके थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि निमिषा प्रिया केस आखिर है क्या। एक गलती की वजह से एक महिला को, भारतीय महिला को वो भी यमन में फांसी की सजा दे दी गई। अगर ये कहानी आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो रुके रहिएगा एक मिनट, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहानी अगर आप सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या इतने भली औरत को फांसी की सजा दी जा सकती है और क्या क्या ऐसी घटना हुई है जिसके तहत यमन ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। चलिए पहले पूरे मामले को समझते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दिया कि आज ये खबर आई थी अबू बकर मुसलियार साहब के ऑफिस से कि निमिषा प्रिया की सजा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन बाद में भारत का विदेश मंत्रालय और तलाल अब्दो मेहदी का भाई और उसके अलावा सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल के मेंबर हैं ये साहब, और इन्होंने अपने फेसबुक पर बकायदा लिखकर ये कहा है कि सजा रद्द होने की सूचना को गलत और भ्रामक है, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ये तलाल अब्दो मेहदी के भाई ने भी फेसबुक पोस्ट लिखकर इसे गलत बताया है और इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने भी लिखा है कि यमन में मौत की सजा पाई भारतीय नर्स निमिषा प्रिया पर कुछ लोग द्वारा साझा की जानकारी गलत है। क्या क्या हुआ है इसको आगे और विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले जो ये सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं उसके मेंबर हैं, इन्होंने अपने फेसबुक पे बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इन्होंने लिखा है कि पीड़ित परिवार यमन की संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाए। भारत के लोग जो है, भारत की मीडिया जो है वो पीड़ित परिवार और यमन की संस्कृति और परंपरा के ऊपर सम्मान दिखाए, विवेक के साथ कार्य करें क्योंकि आप सबकी लापरवाही की वजह से निमिषा प्रिया की जो फांसी की सजा की राह है वो और तेज होते जा रही है। भारत में आप झूठी खबरें फैला रहे हैं कि माफ कर दी माफ कर दी, इससे वो लोग और गुस्सा जाएंगे, इसलिए आप जो है बहुत परेशान ना करें। निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द होने की कोई भी प्रकाशित आदेश कहां है, मीडिया कैसे उसे दिखा रही है, ये बात ये सवाल कर रहे हैं। फर्जी खबरें दिखाना बंद करें, पीड़ित परिवार तथा उसकी संस्कृति रीति रिवाज के
प्रति सम्मान दिखाएं, विवेक से काम लें। आपकी लापरवाही जो है वो निमिषा प्रिया को मुश्किल में डाल सकती है। झूठ बोलना बंद करो, मृतक के परिवार का सम्मान करें, यमन की परंपराओं का सम्मान करें। ये सीधे सीधे भारतीय मीडिया पर निशाना साध रहे हैं और इसके अलावा कह रहे हैं कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज सुबह से लगातार हर चैनल, हर सैटेलाइट चैनल, हर यूट्यूब चैनल, लगभग यूट्यूब चैनल्स और जो निमिषा प्रिया पर काम कर रहे थे लोग, वो सारे लोग ये कह रहे थे कि उनकी फांसी की सजा रद्द हो गई। और ये खबर जब यमन में गई तो वो वहां ऐसा हुआ ही नहीं था। तो जब झूठी खबरें प्रसारित होती हैं तो उससे कहीं ना कहीं गलतफहमी होती है, दो देशों में टकराव भी आ सकता है और जो अच्छा खासा माहौल है वो भी खराब हो सकता है। इसी तरह ये अब्दुल फतह मेहदी है, ये वही व्यक्ति है जो निमिषा प्रिया जिस मामले में फंसी है उसका, पीड़ित का ये भाई है। इसने अपनी फेसबुक पोस्ट पर भी बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, लेकिन उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये जो अब्दुल फतह मेहदी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि सम्मानित उपदेशक को आप समझ सकते हैं जो मुस्लियार साहब हैं, ये सीधे सीधे उन्हें निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि सम्मानित उपदेशक का कार्यालय इस तरह के बयान प्रकाशित करेगा जब तक कि कोई उन्हें गलत जानकारी नहीं देता। हमने समझौता स्वीकार नहीं किया है, यह बिल्कुल सही नहीं है, मौत की सजा पलट दी गई है, बिल्कुल गलत बात है ये। इसके अलावा इन्होंने भारतीय मीडिया पर निशाना साधा है और झूठी खबरें लिखने का आरोप लगाया है। साथ ही इन्होंने इस्लाम और इस्लामिक कानून को सर्वोच्च बताया है। तो ये पीड़ित के भाई हैं, लगातार ये चाह रहे हैं कि निमिषा प्रिया को सजा मिले और भारत के लोग चाह रहे हैं, भारत के जो एनजीओज हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि निमिषा प्रिया बच जाए। अभी मैं आपको ताजा जानकारी बता दूं कि निमिषा प्रिया के पति, निमिषा प्रिया की मां, निमिषा प्रिया की एक 13 साल की बेटी इस समय यमन में मौजूद है। भेजा गया है भारत की तरफ से। तमाम ऐसे लोगों को वहां बातचीत करने के लिए भी भेजा गया है जो परिवार से, पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें समझा सकें कि एक बार इन्हें माफ कर दिया जाए, हूती समूहों से बात कर सकें कि उन्हें माफ कर दिया जाए। तो ये थी अब तक की खबर, जिसमें ये मैं पुष्टि के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी तक जो आप सुबह से खबरें देख रहे थे कि निमिषा प्रिया की सजा को रद्द कर दिया गया है, वो बिल्कुल झूठ है, वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि निमिषा प्रिया से जुड़े हुए लोग और भारत के विदेश मंत्रालय ने ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि यह खबर फेक है, गलत है। लेकिन सुबह से जो गलत खबरें ही लोगों को दिखाई गई, उससे ही बहुत लोग चैन की सांस ले लिए, लेकिन वो चैन की सांस बहुत देर तक नहीं थी। दोस्तों आइए अब मैं आपको बता दूं कि निमिषा प्रिया केस आखिर है क्या, कौन है निमिषा प्रिया, आखिर क्यों दी गई उसको यमन में फांसी की सजा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि निमिषा प्रिया जो है वो केरल की रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। साधारण से परिवार में इसने जन्म लिया। बचपन से ही ये समाज सेवा करना चाहती थी, मदर टेरेसा को फॉलो करती थी और नर्स बनना चाहती थी। और तो और नर्स बनने के इस छोटे से सपने को इसने साकार भी कर लिया और 2008 में निमिषा प्रिया नर्स भी बन गई। नर्स बनने के बाद निमिषा प्रिया का परिवार बहुत खुश था कि निमिषा प्रिया की नौकरी लग गई है, वो नर्स बन गई हैं। इसकी वजह से निमिषा प्रिया की शादी कर दी जाती है। शादी की जाती है दोस्तों टॉनी थॉमस से। ये नाम याद रखिएगा, निमिषा प्रिया, उनके पति का नाम है टॉनी थॉमस, क्योंकि आपको ये कहानी समझने में, ये केस समझने में इस नाम की सहायता से बहुत आसानी होगी। जब टॉनी थॉमस से निमिषा की शादी होती है तो ये दोनों मिलकर, पूरा परिवार मिलकर सोचता है कि निमिषा तुम नर्स हो, नर्स का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन नर्स की जो डिमांड है वो गल्फ कंट्री में बहुत अधिक है। वहां पर नर्स का वेतन भारत से 4 गुना अधिक होता है, इसलिए वहां भी तुम अप्लाई करो। निमिषा क्या करती है कि अन्य देशों में भी नर्स के लिए वैकेंसीज जब आती हैं तो उसको भारत से ही अप्लाई करना शुरू कर देती है। इसी कतार में आता है यमन। यमन से निमिषा प्रिया को बुलावा आ जाता
जाता है कि आइए आप हमारे देश में नौकरी करिए। और जब निमिषा प्रिया देखती है कि यहां पर जो नर्स को वेतन मिलता है भारत में, उससे 4 गुना से 5 गुना अधिक यमन में मिल रहा है, तो निमिषा प्रिया सोचती है क्यों ना यमन में मैं जाकर नर्स की सेवा दूं, नौकरी करूं। यही बात जब निमिषा अपने पति को बोलती है तो निमिषा का पति भी बहुत खुश हो जाता है, कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी तो यमन में नौकरी लग गई है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं और वहां पर मैं भी कोई नौकरी कर लूंगा। निमिषा के साथ निमिषा का पति भी चला जाता है। बहुत अच्छी लाइफ चलती है, बहुत खुशहाल लाइफ होती है, बच्ची भी पैदा हो जाती है, सब कुछ बहुत बेहतरीन चलने लगता है। लेकिन यमन में जो है आपसी विद्रोह हो जाता है, अंदर यमन में अंदर विद्रोह हो जाता है, यमन देश के अंदर विद्रोह हो जाता है, देश में ही गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है और लोगों के काम छूटने लगते हैं। लेकिन निमिषा प्रिया चूंकि नर्स थी तो उनका काम नहीं छूटता है। निमिषा प्रिया के पति भी जो वहां ऑटो पार्ट्स का काम कर रहे थे, उनका काम लगभग बंद हो जाता है क्योंकि यमन में हूती विद्रोही आ जाते हैं और यमन में गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है। इसी कारण 2014 में यमन में निमिषा प्रिया के जो पति रहते हैं वो कहते हैं निमिषा तुम यहां नर्स रहो और कुछ दिन में तुम भी वापस आ जाना, इसको समेटकर नर्स का जो काम है भारत में ही नौकरी कर लेना, यहां पर बहुत विद्रोह हो चुका है, अब यहां रहने लायक नहीं है। 2014 में पूरे जो भारतीय थे, भारत ही उनको वापस बुलाने लगता है कि यमन में जो भी हमारे नागरिक हैं उनको वापस बुलाता है, भारत बकायदा अपने जहाज भेजकर वापस बुलाता है, जिसमें निमिषा प्रिया का पति और उसका बच्ची वापस आ जाती है। लेकिन निमिषा प्रिया चूंकि नर्स थी और नर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि किसी देश में अगर विद्रोह फैला है, उस देश में दिक्कत है, उस देश में लोग की घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटना हो रही है, चोटिल हो रहे हैं, तो उसका इलाज करें। निमिषा प्रिया कहती है कि देखिए मैं यहाँ पे नर्स हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ जाइए, मेरी नौकरी है, मैं यहाँ पे काम करूंगी रह के, क्योंकि यहाँ लोगों को चोट लग रही है, घायल हो रही है, लगातार लोग आ रहे हैं। निमिषा प्रिया इस वजह से कहती है कि कुछ दिन में अगर ये शांत हो जाता है तो मैं यहीं रह जाऊंगी, आप फिर वापस आ जाना, नहीं तो कुछ दिन में मैं इस मामले को समेट कर ये शांत होकर मैं भारत वापस आ जाऊंगी। ठीक है, ये पूरा चीजें चलती हैं, यहां तक आप समझ गए होंगे। लेकिन 2014 में निमिषा प्रिया का पति जब वापस आ जाता है तो इस मामले में आता है पहला टर्निंग पॉइंट। पहला टर्निंग पॉइंट दोस्तों सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पहला टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि निमिषा जिस जगह पर काम कर रही होती है, जिस हॉस्पिटल में, वहीं उसका एक दोस्त काम करता है, हन्नान। वो निमिषा से कहता है कि निमिषा यार देखो, जो तुम नर्स का काम कर रही हो बहुत बेहतरीन काम है, तुम्हारी तरह नर्स पूरे यमन में खोजो तो नहीं मिलेगी, क्यों ना मेरे पास पैसा हो गया है, तुम्हें यहाँ से पैसा खूब मिल रहा है, इसी वजह से तुम यहाँ पे रुकी भी हुई हो और तुम सेवा भी लगातार दे रही हो और यहाँ पर लोग घायल हो के आ भी रहे हैं, क्यों ना हम लोग अपना खुद का एक नर्सिंग होम खोलते हैं 50-50% पार्टनरशिप पे। तो निमिषा इस बात से हैरान हो जाती है, लेकिन उसे ये आइडिया बहुत पसंद आता है। निमिषा क्या करती है कि अपने पति टॉनी थॉमस को फोन लगाती है और कहती है कि मेरा दोस्त जो हन्नान है वो एक प्लान बता रहा है जिसमें 50-50 साझेदारी का 50-50% साझेदारी का मामला है और एक नर्सिंग होम खोलने की, एक क्लिनिक खोलने की बात कर रहा है। निमिषा प्रिया का पति एकदम कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास पैसे भी हैं, उसके पास भी पैसे हैं, एकदम बिल्कुल तुम लोग खोल लो और अभी कुछ दिन में मामला शांत होगा, जब भारत फिर से वापस भेजने लगेगा तो मैं तुम्हारी बच्ची और मैं खुद तुमको लेके वापस आ जाऊंगा। निमिषा प्रिया एकदम बिल्कुल तैयार हो जाती है, सारी चीजों की तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बीच में एक रोड़ा आता है, रोड़ा आता है यमन का कानून। यमन के कानून के तहत कोई भी विदेशी नागरिक यमन में मालिक नहीं हो सकता है, मालिकाना हक नहीं ले सकता है, इसलिए जो 50-50% की साझेदारी होती है वो शून्य पे आ जाती है। तो निमिषा का ही जो दोस्त रहता है हन्नान, उसे दूसरा सलाह देता है, तब इस मामले में आता है दूसरा टर्निंग पॉइंट। दूसरी सलाह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। निमिषा प्रिया का जो दोस्त हन्नान रहता है वो निमिषा को यह सलाह देता है कि देखो निमिषा, अगर तुम कागज पे किसी से शादी कर लेती हो, यहां पर कागज पे, तुम्हारा पति तो वहां पर है, 2 साल बाद आ भी जाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ यहां पर किसी से कागज पे शादी करना है। अगर तुम कागज पे शादी कर लोगी तो यहां की नागरिकता मिल जाएगी और यहां की नागरिकता मिल जाएगी तो तुम
50-50% की मालिक बन जाओगी और कोई कानून भी आड़े नहीं आएगा। निमिषा प्रिया कहती है कि देखो मेरा पति है, मैं पति के प्रति वफादार हूं, बच्चा है मेरा, मैं क्यों यहां पर शादी करूंगा, शादी का नाटक ये सब मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब ये बात निमिषा प्रिया अपने पति को बताती है, टॉनी थॉमस को, कि देखिए हन्नान कह रहा है कि यहां पर एक शादी कागज में करनी है जिससे ये मामला हो जाएगा 50-50% वाला, तो टॉनी कहता है कि अरे यार कागज पे ही तो करनी है, मैं तुमको समझ रहा हूं, तुम्हारी वफादारी को भी समझ रहा हूं, तुम शादी कर लो उससे, किसी से, मैं जिससे बता रहा हूं। तो निमिषा प्रिया का जो पति रहता है वही कहता है कि मेरा एक दोस्त है वहां पर जिसके साथ मैं ऑटो पार्ट्स का व्यापार करता था और घर पे भी आता है, तुम उसको जानती हो, तलाल अब्दो मेहदी, वो बहुत अच्छा आदमी है, उससे मैं फोन पे बात कर रहा हूं, फोन पे बात करके कह रहा हूं कि तुम जो है उससे कागज पे शादी कर लो जिसकी वजह से तुम लोगों का क्लिनिक खुल जाए। अब क्या होता है, मामले में आता है तीसरा टर्निंग पॉइंट, तलाल अब्दो मेहदी से बात किया जाता है और टॉनी थॉमस कहता है कि देखो यार वहां पर निमिषा और हन्नान मिलकर एक क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं, लेकिन यमन का कानून जो है वो आड़े आ रहा है जिसमें 50-50% की जो 50-50% की साझेदारी है वो नहीं हो पा रही है। अगर तुम चाहोगे और सिर्फ कागज पे शादी कर लोगे तो ये मामला सेट हो जाएगा और हम लोगों का बहुत बढ़िया विस्तार हो जाएगा। तलाल अब्दो मेहदी कहता है ठीक है, हम तैयार हैं, क्योंकि वो उसका दोस्त रहता है, लेकिन कहता है एक शर्त है मेरी, इस पूरे अस्पताल में मेरी भी हिस्सेदारी होगी, मैं भी पैसा लगाऊंगा। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी भी हिस्सेदारी होगी, तुम भी पैसा लगाओगे, और दूसरी शर्त यह है कि निमिषा को अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा। तो कहता है चलो ये सब मजाक है, क्योंकि आपस में बहुत घनिष्ठता थी। तो तलाल अब्दो मेहदी को निमिषा अपना पासपोर्ट दे देती है जिस समय शादी वादी वाली बात होती है, और तलाल अब्दो मेहदी जो हॉस्पिटल खुलता है उसका साझेदार भी बन जाता है। सब मामला बहुत बढ़िया चलता है, हॉस्पिटल खुल जाता है, नर्सिंग होम खुल जाता है, उसमें लोग आने लगते हैं और ज़बरदस्त भीड़ होती है, प्रॉफिट खूब होने लगता है। मामले में आता है चौथा टर्निंग पॉइंट, जो तलाल अब्दो मेहदी रहता है वो थोड़ा सा लालची हो जाता है। अब लालची कैसे होता है ये समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वो पार्टनर भी रहता है तो अब हिस्सा बढ़ाने की बात करता है, और दूसरा लालच उसको निमिषा पे आ जाता है। वो निमिषा का कानूनी पति था, कागज में पति था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि निमिषा उससे शादी सच में कर रही है। दोस्त की वजह से ऐसा हुआ था कि कागज पे हो गया, लेकिन वो जगह जगह ये बताने लगता है इसका पति इसको छोड़ दिया है, मैं इसका असली पति हूं, और निमिषा से हर तरह की वो डिमांड करने लगता है। निमिषा इससे बहुत भावुक हो जाती है और अपने पति को फोन करती है, कहती है इस तरह की बात है और ये चीज बहुत गलत हो रही है, तुमने ही कहा था, और ये आदमी लालची बन गया है, ये मेरे शरीर की भी लालच कर रहा है और मेरे पैसे पर भी लालच कर रहा है। तो निमिषा का पति कहता है कि ऐसा है, तुम जाओ पुलिस स्टेशन में और पूरी बात बताओ पुलिस वालों को, यमन के पुलिस थाने में जाओ और पूरी बात बताओ। निमिषा बिल्कुल ऐसा करती है और थाने पे जाती है, कहती है कि ये व्यक्ति जो है वो मेरा पासपोर्ट ले लिया है, मेरे साथ इस तरह का बिहेव करता है, मेरे ऊपर तमाम तरीके के जितने भी बातें रहती है निमिषा पुलिस स्टेशन यमन में जाकर कह देती है। मामला कोर्ट में चला जाता है और पुलिस जो है तलाल अब्दो मेहदी जो उसका कागज में पति है उसको पकड़ लेती है और कोर्ट उसे 1 साल की सजा दे देती है। समझिए, यमन में एक भारतीय महिला के कहने पर यमन के नागरिक को ही सजा हो जाती है। निमिषा प्रिया ऐसा करती है और उसको सजा हो जाती है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, जब उसको सजा हो जाती है तलाल अब्दो मेहदी को, तो उस समय भी जो पासपोर्ट निमिषा का रहता है वो तलाल अब्दो मेहदी के पास रहता है, और वो समय रहता है 2016 का, और 2016 में भी गृह युद्ध की स्थिति थी। अब निमिषा और फंस जाती है कि तलाल अब्दो मेहदी को सजा हो गई है 1 साल की, वो तो जेल में है, अब पासपोर्ट मैं लूंगी तो लूंगी कैसे, और दूसरा मैं भारत कैसे वापस जाऊंगी। तो निमिषा अपने उसी क्लिनिक में काम करती है और ये इंतजार करती है कि जब तलाल अब्दो मेहदी 1 साल बाद छूटेगा तो उससे पासपोर्ट फिर मांगने का प्रयास करेंगे। अब वो 1 साल बाद छूट भी जाता है
है और 2017 में जेल से छूटता है। लेकिन जब 2017 में तलाल अब्दो मेहदी जेल से छूट कर आता है तो वो पूरा बदला लेने के मूड में रहता है और उसका पासपोर्ट वापस करने के मूड में बिल्कुल नहीं रहता है। यमन में उस समय भी गृह युद्ध की स्थिति थी। लेकिन तभी निमिषा और निमिषा के दोस्त हन्नान के मन में एक ख्याल आता है कि 1 साल से तलाल अब्दो मेहदी जेल में है, उसकी मानसिक स्थिति सुधर गई होगी, क्या पता वो वापस कर दे। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ये रहता है कि हम तलाल अब्दो मेहदी के घर पे चलेंगे, उससे प्यार से बात करेंगे, देखें वो पासपोर्ट देता है या नहीं। वो दोनों घर पर जाते हैं और घर पर जाते हैं, तलाल अब्दो मेहदी गुस्से में लाल रहता है और भगा देता है, उनको वापस कर देता है। अब ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि निमिषा पासपोर्ट तो अब मिलेगा नहीं। फिर ये दोनों एक और प्लान बनाते हैं और उस प्लान को आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो प्लान ये रहता है, निमिषा का दोस्त जो हन्नान रहता है वो कहता है कि निमिषा अब इसके घर एक बार फिर से चला जाएगा, इससे माफ़ी मांगी जाएगी और कहा जाएगा जो गलती हुई है हमें माफ़ कर दो और प्लीज़ माफ़ कर दो, और लगातार माफ़ी मांगी जाएगी और कहा जाएगा और ये भी तुम करना, चूँकि तुम नर्स हो और इसकी तबीयत खराब है और इसकी जब तबीयत खराब है तो इसे रोज़ इंजेक्शन लग रहा है, तो इंजेक्शन जब लग रहा है तो वो इंजेक्शन तुम लगाया करो और कह दो कि जो नर्स आ रही है इसको बंद कर दे, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी, कागज़ में मैं तुम्हारी पत्नी हूं। किसी तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके इसके क्लोज होना है और इससे पासपोर्ट हासिल करना है। लेकिन इंजेक्शन लगाने वाला जो मामला था उसमें थोड़ा ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि जब तुम उसे इंजेक्शन देना तो उसमें एनेस्थीसिया दे देना, क्योंकि जब तुम बेहोशी का इंजेक्शन दोगी तो उस समय हम उसका फायदा उठा लेंगे और जैसे ही तलाल अब्दो मेहदी बेहोश होगा हम घर में से पासपोर्ट तुम्हारा निकालेंगे और तुम पासपोर्ट लेके गायब हो जाना और उसके बाद से भारत चली जाना, यहां का सारा काम मैं देख लूंगा, जैसा जो करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। निमिषा इस बात से राजी हो जाती है, कहती है कि अब मैं रोज जाऊंगी और किसी एक दिन जो है उसे एनेस्थीसिया यानी बेहोशी का इंजेक्शन दे दूंगी। और ऐसा होता भी है, तलाल अब्दो मेहदी भी मान जाता है कि लगता है ये सब सुधर गए हैं और ये मेरी सेवा भी कर रही है, रोज दवा दे रही है, इंजेक्शन दे रही है, पानी दे रही है, मेरे घर का काम कर रही है, तो अब इस पे भरोसा भी कर लेते हैं। तलाल अब्दो मेहदी भरोसा कर लेता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब निमिषा इंजेक्शन लगाती है तो तलाल अब्दो मेहदी को एनेस्थीसिया दे देती है और एनेस्थीसिया देने के बाद तलाल अब्दो मेहदी बेहोश हो जाता है। लेकिन हैरान वाली बात यह है कि जो बेहोशी का इंजेक्शन रहता है वो ओवरडोज हो जाता है और उसी ओवरडोज की वजह से तलाल अब्दो मेहदी की मौत हो जाती है। जब इस मौत की जानकारी निमिषा और उसके दोस्त हन्नान को मिलती है तो ये दोनों डर जाते हैं और उसके बाद से डर के पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन के में जाने के बाद ये बताते भी हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई, ये मेरा पासपोर्ट लिया था, हमने इस तरह प्लान बनाया, एनेस्थीसिया दी। ये सब घटना सुनने के बाद पुलिस जो है निमिषा को अरेस्ट कर लेती है और उसके दोस्त हन्नान को अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद से यमन की जो पुलिस है उसे कोर्ट भेज देती है। सबसे पहले ये मामला 2020 में लोअर कोर्ट पहुंचता है। 3 साल बाद, 3 साल जेल रहने के बाद लोअर कोर्ट पहुंचता है और लोअर कोर्ट में निमिषा प्रिया को फांसी की सजा मिलती है और जो उसका दोस्त हन्नान रहता है उसको उम्र कैद की सजा मिलती है। क्योंकि हन्नान वहीं का नागरिक है इसलिए उसको रियायत दी जाती है, क्योंकि दोनों ने मिलकर जो है एक साजिश रची थी, कोर्ट ऐसा मानती है। इसके बाद 2023 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और इसी सजा को वहां पर बरकरार रखा जाता है। 2024 के दिसंबर में कुछ महीनों पहले यह मामला वहां के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीम के पास पहुंचता है और वो भी इस फांसी की सजा को बरकरार रखते हैं। यह मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है कि रशद साहब जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो इस मामले पर खुद साइन किए हैं कि हूती संगठनों का साइन है, क्योंकि जब रशद से बात की जाती है भारत
भारत की तरफ से, तो उन्होंने कहता है कि वो कहते हैं कि जो सना है जहां पर निमिषा को रखा गया है, जिस कोर्ट में, जिस जेल में रखा गया है, वो हूती जो संगठन है उसके कब्जे में आता है। वो खुद हमारे नाम से साइन कर रहे हैं, हमारी तरफ से बिल्कुल ऐसा नहीं कहा गया है। ये सब तमाम चीजें आती हैं, तमाम खबरें इस तरह की बनती हैं, कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, लेकिन कुल मिला जुला के निमिषा प्रिया की जो सजा होती है उसको जो है मुकर्रर कर दी जाती है, तारीख तय कर दी जाती है कि 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को सजा दी जाएगी। लेकिन बीते 16 जुलाई को तमाम दबाव, तमाम देशों के दबाव, भारत के दबाव, भारत के विदेश मंत्रालय के दबाव और तमाम मुफ्ती मौलानाओं के दबाव की वजह से फांसी की सजा को थोड़ा टाल दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है ताकि इस पे और बात हो सके। लेकिन अभी तक इसे रद्द नहीं कराया जा चुका है, मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको यह बात बता दी कि निमिषा प्रिया केस क्या है, अभी की वर्तमान स्थिति क्या है, लेकिन इन सब के बीच में एक केस है ब्लड मनी। ब्लड मनी क्या है, आइए मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत कुरान में, इस्लामिक कानून में, शरिया कानून में यह इजाजत है कि राष्ट्रपति के फैसले के बाद भी अगर पीड़ित पक्ष कुछ पैसे लेकर, कुछ किसी भी तरह से ये बात मान जाए कि हम जो है ये सजा जो मुजरिम है उसे माफ करते हैं, तो ये बात मान्य हो जाती है। इसी के कारण भारत के तमाम एनजीओज, दुनिया भर में तमाम काम करने वाले लोग खूब पैसे इकट्ठा किए हैं। कहा जाता है कि लगभग $80,000, और निमिषा ने जिस परिवार को नुकसान पहुंचाया है उस परिवार के लोगों को दुबई से लेकर सऊदी अरब में बसने का तमाम लालच दिया गया, तमाम चीजें दी गई उन लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। इसी ब्लड मनी को कुरान में भी कहा गया है, समर्थन किया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने समझाया है कि हत्या के एवज में 100 ऊंट का भुगतान किया जा सकता है। अब उस समय 100 ऊंट की बात कही गई है, अब ऊंट की उतनी वैल्यू नहीं है, अब सोने चांदी से उसको तौल सकते हैं, पैसे से तौल सकते हैं। इसी के कारण ब्लड मनी की बात आती है, और यही ब्लड मनी निमिषा के परिवार की तरफ से, एनजीओज की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है तलाल अब्दो मेहदी परिवार को कि भैया ये पैसे ले लीजिए आप, किसी भी तरह से आप बाहर, हम आपको सेटल कर देंगे, तमाम बातें कर देंगे। तो लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई, तमाम संगठनों का दबाव आया, लेकिन तलाल के परिवार ने अब तक ये बात नहीं मांगी है, ब्लड मनी को स्वीकार नहीं किया है। तो अब तक की खबर यही थी, और आज जो सुबह खबर आई थी उसकी पुष्टि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं कि विदेश मंत्रालय ने उसको दरकिनार कर दिया और निमिषा से जुड़े हुए लोगों ने भी उसे दरकिनार कर दिया। फिलहाल अभी तक निमिषा की फांसी की सजा जो है वो बरकरार है, अब वो कब हो जाए ये किसी को पता नहीं है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, मैं लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हूं। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, आपने इस वीडियो में क्या सीखा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।